Dear children, today we are going to read something about chapter 3 of geography, which is termed as drainage systems in India. Before we begin this chapter, हमें term drainage के बारे में समझने की आवश्यकता है. ये जो drainage शब्द है, it describes the river systems of an area. Small streams flowing from different directions come together to form the main river, which ultimately drains into a large water body such as a lake or a sea or an ocean. The area drained by a single river system is called a drainage basin. Any elevated area, जैसे कि mountain हुआ या एक upland हुआ, it separates two drainage basins. ऐसे upland को हम water divide के नाम से जानते हैं. अब हम बात करें drainage systems in India में, तो इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स. एक तो हिमालयन रिवर्स के नाम से जाना जाता है और दूसरा द पेनिनसुलर रिवर्स. तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे अब हिमालयन रिवर्स है क्या. बेसिकली हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल. ये जो शब्द पेरेनियल है, इसका अर्थ यह होता है कि पूरे वर्ष इन नदियों में पानी हमेशा पाया जाता है. दैट इज वाई वी कॉल इट पेरेनियल रिवर्स. अब ये रिवर्स पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? रेन से प्राप्त करते हैं और जो लॉफ्टी माउंटेन्स के स्नो हैं उनके मेल्ट होने से प्राप्त करते हैं. हिमालयन रिवर्स में जो दो प्रमुख बड़ी नदियां हैं वो इंडस और ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती हैं, और दोनों ही नदियां बोथ ऑफ देम ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस. ये नदियां लंबी होती हैं and they are joined by many large and important tributaries. A river along with its tributaries may be called a river system because they have cut through the mountains making gorges. इन नदियों की जो यात्रा होती है काफ़ी लंबी होती है. Since they are long rivers, they have long courses from their source to the sea. And during this course of their journey, they perform intensive erosional activity in their upper courses और साथ साथ ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट और सैंड लेकर चलती हैं. जब आप इनके मिडिल और लोअर कोर्सेज की बात करें तो ऐसी नदियाँ मियांडर्स बनाती हैं, ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं और कई और अलग अलग तरीके के डिपोजिशनल फीचर्स फ्लड प्लेन्स में तैयार करती हैं. अब इन दो बड़ी नदियों का नाम जो हमने लिया है, इनके सिस्टम्स को अलग अलग तरीके से समझने की आवश्यकता भी है. तो चलिए सबसे पहले अब हम इंडस रिवर सिस्टम को समझते हैं. इंडस रिवर सिस्टम ओरिजिनेट करती है तिब्बत से, जो मानसरोवर लेक के नज़दीक है. इट फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट. इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट फॉर्म्स अ पिक्चरस्क ब्यूटिफुल गोर्ज इन दिस पार्ट. इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नाम को भी याद रखने की आवश्यकता है. जस्कर, नुब्रा, शायोक और हुंजा. ये जो चारों ट्रिब्यूटरीज हैं ये इन्हें कश्मीर रीजन में आकर मिलती हैं. द इंडस फ्लोज थ्रू बल्तिस्तान एंड गिलगिट और एमर्ज करती हैं अटॉक के माउंटेन से. सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये जो 5 नदियां हैं, these 5 rivers join together to enter the Indus near मिथनकोट in पाकिस्तान. इसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो द इंडस फ्लोज साउथवर्ड्स. इवेंचुअली इट रीचेज द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची. इंडस प्लेन बहुत ही जेंटल स्लोप है with a total length of around 2900 kilometers, 2900 kilometers. The Indus is one of the longest rivers of the world. तो ये तो बात हुई इंडस रिवर सिस्टम की. अब हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में समझेंगे. The headwaters of the Ganga is known as Bhagirathi and it is fed by the Gangotri glacier and it is joined by the Alaknanda at Devaprayag in Uttarakhand. ये इनकी ओरिजिन है. हरिद्वार पर आकर ये गंगा एमर्ज करती हैं फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स.
यानी कि गंगा प्लेन्स हरिद्वार आकर के ही एमर्ज करके सामने आती हैं। इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनके नाम को भी याद करने की आवश्यकता है। यमुना, घग्गर, गंडक, कोशी, इन 4 नदियों का नाम प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल याद रखना है। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज। जो घग्गर है, गंडक है और कोशी है, ये तीनों नेपाल की जो हिमालय की तराई है वहां से निकल कर आती हैं। The main tributaries which come from the peninsular uplands are the Chambal, the Betwa and the Son, and these rivers rise from semi-arid areas. गंगा ईस्टवर्ड फ्लो करती है वेस्ट बंगाल के फरक्का तक। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा। द रिवर गंगा बाइफरकेट्स हियर। एक भगीरथी, हुगली, जिसको एक डिस्ट्रीब्यूटरी के नाम से जाना जाता है, दैट फ्लो साउथवर्ड्स थ्रू द डेल्टाइक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल। द मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश एंड इज ज्वाइंड बाय द ब्रह्मपुत्र। फर्दर जब आप डाउन स्ट्रीम में जाते हैं तो इसे हम मेघना के नाम से जानते हैं। ये जो माइटी रिवर है विथ वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र दैट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल. So the delta which is formed by these rivers is also popularly known as Sundarban Delta in the Bay of Bengal. अब हम तीसरे बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये इसे हम द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कहते हैं। द ब्रह्मपुत्र rises in Tibet east of मानसरोवर लेक very close to the source of the Indus and the Satluj. ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है इंडस से और मोस्ट ऑफ इट्स कोर्सेज ये आउटसाइड इंडिया ही लाई करती है। ये फ्लो करती है ईस्टवर्ड्स में पैरेलल टू द हिमालयाज। जब वो नामचा बारवा जो 7,757 मीटर की हाइट पर है, वहाँ से वो ये यू टर्न लेती है एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गोर्ज। हियर इट इज कॉल्ड द दिहांग एंड इट इज ज्वाइंड बाय द दिबांग, द लोहित and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam. In Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt as it is a cold and a dry area. लेकिन जैसे ही इंडिया को क्रॉस करती है और इसके थ्रू वो जाती है, इस रीजन के थ्रू बहुत हेवी और हाई रेनफॉल को देखती है, यहाँ पर ये नदियाँ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर के साथ साथ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट को भी कैरी करती है। सो द ब्रह्मपुत्र हैज अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन आसाम विच फॉर्म्स मैनी रिवरीन आइलैंड्स। ये तो बातें हमने की अपने 3 महत्वपूर्ण रिवर्स सिस्टम के बारे में। अब हम हिमालयन रिवर्स से अलग हटकर सोचें तो कुछ रिवर्स पेनिनसुलर रिवर्स हैं, इनका भी अपना एक स्पेशल फीचर है और इन रिवर्स की भी एक सिस्टम है जिन्हें हम आप आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के फीचर्स क्या है। पेनिनसुलर रिवर्स बेसिकली सीजनल होते हैं बिकॉज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। दे हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेज एज कंपेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट्स। और ज़्यादातर रिवर्स यहाँ के जो पेनिनसुलर इंडिया के होते हैं वो ओरिजिनेट करते हैं वेस्टर्न घाट से और बे ऑफ बंगाल की ओर बहते हैं। The main water divide in peninsular India is formed by the Western Ghats, जो north to south run करती है, very close to the western coast. Most of the major rivers of the peninsula, such as Mahanadi, the Godavari, the Krishna, the Kaveri, most of these rivers flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. ये सारी नदियाँ मिल करके एक डेल्टा मुहाने पर बनाती हैं। The Narmada and the Tapi are the only long rivers which flow west and make estuaries. The drainage basins of the peninsular rivers are comparatively smaller. So, अब हम peninsular rivers के अंदर देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी बेसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नाम आता है नर्मदा बेसिन का। नर्मदा बेसिन बेसिकली जो अराइज करती है वो अमरकंटक मध्य प्रदेश के हिल्स हैं, वहाँ से। इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग।
अपने रास्ते में टू द सी नर्मदा बहुत सारे पिक्चरस्क लोकेशंस को क्रिएट करती है, जैसे कि मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गोर्ज, और दूसरा आप जानें तो धुआधार फॉल्स वेयर द रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड. इट इज़ अ पिक्चरस्क लोकेशन. All the tributaries of the Narmada are very short, and most of these join the main stream at right angles. नर्मदा बेसिन कवर्स करती है मध्य प्रदेश और गुजरात के मेजर पार्ट्स को. अब हम पेनिनसुलर रिवर बेसिन्स में ताप्ती बेसिन के बारे में जानने की कोशिश करें, तापी के बारे में. द तापी राइजेज इन द सतपुरा रेंजेस, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और वहाँ से ये फ्लो करती है एक रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा. लेकिन ये बहुत ही छोटा है लेंथ में, और इसकी जो बेसिन है ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बहुतायत एरियाज को, पार्ट्स को कवर करती है. द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो, इसलिए द कोस्टल रिवर्स बहुत शॉर्ट भी होते हैं. द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार. अभी आप उन स्टेट्स के बारे में जानने की कोशिश करें जहाँ ये रिवर्स ड्रेन करते हैं वाटर को. चलें हम देखें दूसरे बेसिन को, जिसे हम गोदावरी बेसिन के नाम से जानते हैं. ये गोदावरी की जो बेसिन है यह लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है. अब ये कहाँ से उठती है? इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. इसकी लेंथ लगभग 1500 किलोमीटर की है और ये बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है. इसकी जो ड्रेनेज बेसिन है ये भी सबसे लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स है. ये बेसिन कवर करती है पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को, ओडिशा को और आंध्र प्रदेश को. जो गोदावरी अपने कई ट्रिब्यूटरीज के साथ जुड़ जाती हैं आगे बढ़ते हुए, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा, वैंगंगा और पेंगंगा. ये जो लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज थे ये बहुत बड़े होते हैं, जिसको हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे. मांजरा, वैनगंगा और पेनगंगा, ये 3 जो लास्ट ट्रिब्यूटरीज हैं ये बहुत लार्ज हैं, और इनका जो लेंथ और जो एरिया है ये ऑलमोस्ट विच इज़ नोन एज दक्षिण गंगा, बहुत बड़ा एरिया है इनका. और इन ट्रिब्यूटरीज की वजह से ही गोदावरी बेसिन एक बड़ी बेसिन के नाम से जानी जाती है. अब जो चौथा रिवर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसे हम महानदी कहते हैं. और महानदी बेसिन के बारे में अगर जानने की कोशिश करें हम, तो हम देखते हैं कि महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़. इट फ्लोज थ्रू ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल, और इस रिवर की जो लेंथ है इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 860 किलोमीटर. इसकी जो ड्रेनेज है बेसिन की, इट इज़ शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा. अब हम चलें कृष्णा बेसिन की ओर. राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबालेश्वर, कृष्णा नदी फ्लो करती है ऑलमोस्ट अबाउट 1400 किलोमीटर्स एंड रीचेज द वे ऑफ बंगाल. द तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, ये सब इनके ट्रिब्यूटरीज हैं. ये जो ड्रेनेज बेसिन है इट इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. अब बात आती है कावेरी बेसिन की. कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स and it reaches the Bay of Bengal in south of Kuddalore in Tamil Nadu. Now, total length of the river is about 760 kilometers. और जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी बेसिन की वह हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी. इनकी जो बेसिन ड्रेन्स करती है वो पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का. अब रिवर बेसिन के अलावा भारत के ड्रेनेज सिस्टम में लेक्स का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है. अब इंडिया हैज़ मैनी लेक्स. दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द साइज एंड द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो. मोस्ट ऑफ द लेक्स आर परमानेंट. सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, like the lakes in the basins of inland drainage of semi-arid regions. There are some of the lakes which are the result of the action of glaciers and ice sheets, while the others have been formed by wind, river action and human activities. अब जरा हम इसे विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करें कि एक meandering river across a flood plain forms cut-off that later develop into oxbow lakes.
स्पिट्स एंड बार्स फॉर्म लगून्स इन द कोस्टल एरियाज, जैसे कि चिलिका लेक हुआ, पुलिकट लेक है या कोलेरू लेक है। फिर लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज की बात करें हम तो समटाइम्स दे आर सीजनल, जैसे कि सांभर लेक इन राजस्थान की बात करें, विच इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक, इट्स वाटर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। Most of the freshwater lakes are in the Himalayan regions. They are of glacial origin. एक वुलर लेक जो जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है। द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकताक और बारापनी ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स के नाम हैं। Damming of the rivers for the generation of hydel power has also led to the formation of lakes such as गुरु गोविंद सागर। भाखरा नांगल प्रोजेक्ट के तहत जब हमने डैम बनाया तो गुरु गोविंद सागर जैसे लेक का निर्माण हो गया। अब लेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स। क्यों, इसे समझने की कोशिश करें हम। एक लेक फ्लो ऑफ रिवर को रेगुलेट करता है। जब हेवी रेनफॉल होता है तो वो फ्लडिंग को प्रिवेंट करता है और ड्राई सीजन में फ्लो ऑफ वाटर को मेंटेन करता है। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। लेक्स मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स। एक्वेटिक इकोसिस्टम को मेंटेन करना, नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करना और टूरिज्म को भी डेवलप करते हुए एक रिक्रिएशन प्रोवाइड करने का काम भी लेक करता है। इस प्रकार भारत के ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत लेक्स के इम्पोर्टेंस को भी हमने समझा। अब हम जरा चलें कि इन रिवर सिस्टम्स का हमारे भारतवर्ष की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। What are the roles of rivers in the economy of our country? Water from the rivers basically is a basic natural resource, essential for various human activities. So, using rivers for irrigation, navigation, hydropower generation is of special significance, particularly to our own country, India. क्यों? क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहां एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अर्थात रोल्स ऑफ रिवर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री कैन नॉट बी डिनाइड। लेकिन दुखद बात यह है कि इन रिवर्स की और रिवर बेसिन्स की जो पॉल्यूशन विद द ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द कंट्री हुई है उस पर एक प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। जरा हम इसे देखें कि रिवर पॉल्यूशन है क्या। जो ये डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डिमांड होती है पानी के लिए, रिवर्स से जब हम नेचुरल तरीके से पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। इसका खराब असर क्या पड़ता है? मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर्स एंड इट इज thus reducing their volume. On the other hand, a heavy load of untreated sewage and industrial effluents are emptied into the rivers. इसका एक खराब असर क्या पड़ता है? ना तो सिर्फ पानी की क्वालिटी खराब होती है इससे, बल्कि सेल्फ क्लींजिंग जो कैपेसिटी है रिवर की वो भी खत्म हो जाती है। एक एग्जाम्पल देकर इसे समझने की कोशिश करें। गिवन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो, द गंगा वाटर कैन डाइल्यूट एंड एसिमुलेट पॉल्यूशन लोड्स within 20 kilometers of large cities. But the increasing urbanization और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ हुई है ये इसे होने से रोकती है और तब पॉल्यूशन लेवल कई नदियों का काफ़ी सालों से, many decades rather we could understand that it has been rising. तो इस चीज़ से हमें समझने की ज़रूरत है कि रिवर पॉल्यूशन को हम किस प्रकार से बताएं और बचाते हुए भारतवर्ष की इकोनॉमिक ग्रोथ में हम मदद करें। तो प्यारे बच्चों, आज आपने चैप्टर के तहत रिवर बेसिन्स के बारे में जाना, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में जाना, उनकी उपयोगिता आपने समझी और मैं समझता हूँ इसके साथ साथ आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं इस चैप्टर को समझकर अपनी योग्यता के अनुसार इसे फिर से लिखने के लिए।